नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, क्या चीज होता है अम्ल। तो बच्चों जो अम्ल होता है वो अंग्रेजी में उसको एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। और यह एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? लैटिन भाषा के एसिडस से लिया गया है, जहां पर इसका क्या तात्पर्य होता है? खट्टा। क्या तात्पर्य होता है बच्चा? खट्टा। मतलब वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। तो इसके गुण देखो बच्चों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं बच्चों? लाल कर देते हैं। और इनकी जो पीएच का जो मान होता है वो 7 से क्या होता है? कम होता है। तो बच्चों जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं, लेकिन सारे अम्लों को हम क्या है कि चख कर देख नहीं सकते कि सारी अम्ल खट्टे होते हैं, क्योंकि कुछ अम्ल इतने हानिकारक होते हैं यदि शरीर का कोई अंग उनको छू ले तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अम्लों या क्षारों की जांच करने के लिए एक सूचक होता है जिसको बोलते हैं लिटमस पत्थर। क्या बोलते हैं बच्चों? लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लाल और एक होता है नीला। एक होता है लाल और दूसरा होता है नीला। अब बच्चों इन दोनों पर अम्ल या क्षार क्या प्रभाव डालते हैं? यदि कोई आपके पास पदार्थ है जैसे नींबू है, तो नींबू का रस यदि आप दोनों लिटमस पत्थर पर डालोगे तो लाल होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो नीला लिटमस पत्थर है वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा। तो जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है बच्चों, जैसे कैसे याद करेंगे? अनिल। ऐसे आप बच्चों याद करोगे, अम्ल नी से नीला, ल से लाल। यानी अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं बच्चों? लाल कर देते हैं। तो हमें इस प्रकार से इसको याद करना है। उसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं इसकी पीएच की। इस प्रकार से एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल होता है, उस पे 0 से लेके 14 तक की संख्या लिखी होती है, बीच में इसमें 7 होता है। 0 से लेके 7 तक का जो मान होता है बच्चों वो अम्लीय होता है। और यदि कोई पदार्थ का मान 7 से लेके 14 के बीच आता है तो वो पदार्थ क्या होगा? क्षारीय होगा। तो ये होता है बच्चों पीएच। उसके बाद में कुछ अम्ल होते हैं जो दैनिक जीवन में हमारे काम आते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे बच्चों सिरका होता है जो अचार के काम आता है। अचार बनाने में हम घरों में इसको उपयोग में लेते हैं। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिडिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक एसिड। संतरे में एस्कोर्बिक एसिड या सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं जिसको। उसके बाद चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। जठरस में बच्चों होता है हाइड्रोक्लोरिक, एकमात्र अम्ल जो हमारे अमाशय में या शरीर में बनता है। उसके बाद में बच्चों हम पढ़ते हैं क्षार के बारे में। क्या चीज होती है क्षार? बच्चों क्षार जो शब्द है उसको अंग्रेजी में बेस भी कहा जाता है। और ये बेस लैटिन भाषा के एल्कली शब्द से मिलकर बना हुआ है। एल्कली शब्द से मिलकर बना है, जहां पर इसका अर्थ होता है भस्म। भस्म या इसको बोलते हैं राख। अब सबसे पहले जो क्षारों को अलग किया गया था, किससे अलग किया गया था? पादपों की राख से अलग किया गया था। और क्षार जो शब्द है इसका तात्पर्य होता है कड़वा। कड़वा मतलब ये क्षार जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं बच्चों? कड़वे होते हैं। उसी प्रकार क्षार जो होते हैं उनको हम चख कर नहीं बता सकते कि सारे क्षार कड़वे होते हैं। कुछ क्षार ऐसे होते हैं जिनको शरीर का कोई भी पार्ट छू जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए क्षारों की जांच करने के लिए बच्चों सूचक होता है। पहले मैं बता चुका हूं कि सूचक जो होता है वो सूचना देता है कि अम्ल है या क्षार है। और वो कौन सा होते हैं इनकी बताने के लिए वो लिटमस पत्थर होता है। लिटमस पत्थर दो प्रकार के होते हैं, एक लाल होता है, एक नीला होता है। अब आप कोई भी घर पे इन पे प्रयोग करके देख सकते हो। जैसे आपके पास साबुन है या रकत है, आप इनसे पता कर सकते हो। आपके पास लाल है और नीला है, आपने रकत की बूंद इस पे डाली लाल पे और एक नीले पे डाली,
नीला कोई प्रभावित नहीं हुआ। लाल पर जब आप रक्त की बूंद डालते हो तो लाल होता है वो लिटमस पत्र के सब हो जाता है, नीला हो जाता है। तो यह आपको क्या बताएगा, यह बताएगा कि यह जो पदार्थ है, जो रक्त है, वो क्या है, क्षारीय है। उसके बाद में इसकी जो पीएच होती है क्षार की, वो कितनी होती है बच्चों, 7 से लेके 14 के बीच होती है। कुछ क्षार जैसे कौन कौन से होते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। उसके बाद में KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में AlOH की होल थ्राइज एल्यूमिनियम जिसको हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। तो ये थे बच्चों अम्ल और क्षार। उसके बाद में हम बच्चों पढ़ते हैं लवण के बारे में। क्या चीज लवण होता है, तो बच्चों आपको पता है जब अम्ल प्लस में क्षार, जब अम्ल प्लस में क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जो पदार्थ बनता है बच्चों उसको बोलते हैं लवण कहा जाता है। तो बिल्कुल आसान है कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो बच्चों क्या बनता है, लवण। और जब अम्ल और क्षार किस विधि के द्वारा या किस क्रिया के द्वारा बन रही है उस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण प्रक्रिया। मतलब क्या होता है, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो जो पदार्थ बनता है, लवण बनता है, उसमें न तो किसके गुण होंगे, अम्ल के, और न किसके गुण होंगे, क्षार के। मतलब वो क्या हो जाएगा, अम्ल और क्षार के मिलने के बाद उदासीन हो जाएगा। तो ये जो लवण होता है उसमें न अम्ल के गुण होते हैं न क्षार के गुण होते हैं। तो इस प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार जैसे हमें अम्ल हमारे पास क्या है HCl, क्षार क्या है NaOH, तो क्या बना लवण प्लस में जल NaCl प्लस में H2O। और लवण जो होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में होते हैं और इनके जो गलनांक और कप्थनांक होते हैं बच्चों वे क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लवण का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, नमक का 81 केल्विन होता है। ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। घरों के अंदर इनका उपयोग, दैनिक जीवन में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम बच्चों पढ़ते हैं, जैसे मान लो लवण कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होता है उदासीन लवण, उदासीन लवण बच्चों। उसके बाद में होता है अम्लीय लवण। उसके बाद में होता है क्षारीय लवण। तो ये चीजें क्या होती है, देखो बच्चों, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्या हो, क्षार हो, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं और जो लवण बनाते हैं वो कौन सा लवण होगा बच्चों, उदासीन लवण होगा। यानी दोनों के प्रभाव क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए वो उदासीन हो जाएंगे। उसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है, साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखते जाना। अम्लीय लवण क्या होते हैं बच्चों कि जब प्रबल तो अम्ल हो और दुर्बल क्या हो बच्चों, क्षार हो। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब मिलकर लवण बनाते हैं तो वो लवण कौन सा होता है बच्चों, अम्लीय लवण होता है। उसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं क्षारीय लवण। क्या होता है क्षारीय लवण, यानी जब दुर्बल तो अम्ल हो और प्रबल बच्चों क्या हो, क्षार हो, जब जो लवण बनता है वो कौन सा होता है, क्षारीय लवण होता है। उसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं क्रिस्टलन जल की। क्या होता है क्रिस्टलन जल, जैसे बच्चों किसी भी हम लवण को बनाते हैं, जब लवण को बनाते हैं उस लवण के अंदर जितने जल के अणु भाग लेंगे, ठीक है ना, जितने जल के अणु भाग लेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन जल कहा जाता है। जैसे बच्चों हमारे पास सूत्र लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड का Na2CO3.10H2O। यहाँ पे बच्चों देखो कि जो सोडियम क्लोराइड है उसको बनाने में कितने जल के अणु भाग ले रहे हैं, 10। तो इसमें क्रिस्टलन जल की संख्या क्या होती है, 10 बोले। उसी प्रकार देखो बच्चों ये जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र भी पूछ लेता है CaSO4.2H2O। तो इसमें बच्चों कितने भाग ले रहे हैं, देखो जल के अणु 2 भाग ले रहे हैं। तो इसमें क्रिस्टलन जल की संख्या पूछे तो कितने बताओगे आप, 2। उसके बाद में ये है फिटकरी, इसका सूत्र भी याद रखा करो K2SO4.Al2SO4 की है होल थ्राइज। उसके बाद में डॉट चॉइस H2O। तो इसके अंदर देखो बच्चों ये फिटकरी है जो
जल के शुद्धिकरण के अंदर काम आती है। उसके अंदर देखो कितने जल के अणु भाग ले, 24। तो इसमें क्रिस्टलन जल की संख्या पूछी कितनी होगी, 24 होगी। तो किसी भी लवण को बनाने के लिए जितने अणु जल के भाग लेते हैं वो बच्चों क्या कहलाती है, आपकी क्रिस्टलन जल कहलाता है या कहलाती है। उसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं, कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे आरेनियस की संकल्पना। आरेनियस ने बच्चों ये कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ देते हैं, उनको तो अम्ल कहते हैं, और जो जलीय विलयन में क्या देते हैं बच्चों, OH- देते हैं, उनको क्या देंगे, उनको क्षार कहते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे हमारे पास HCl है, ये क्या किया इसने, किस में टूटा, H+ और Cl- में टूटा। उसके बाद इसको तो क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे। उसके बाद में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दे, OH- दे, जैसे KOH, NOH, इनको तोड़ेंगे तो K+ और प्लस OH-। तो इसने क्या दिया, टूटने के बाद OH- दिया, आयनित होकर क्या दिया, OH-। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा क्षार। यानी अरेनियस के अनुसार क्या होता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दे, H+ दे, उनको अम्ल, और OH- दे, उनको क्या कहेंगे बच्चों, क्षार कहेंगे। अब बच्चों इन्होंने क्या किया था, अरेनियस ने कहा था, दो परिभाषा और दी थी। एक तो दिया था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। उसके बाद में एक दिया था दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो क्या होता है बच्चों प्रबल अम्ल, जब बच्चों आपको पता है कि कोई भी, जैसे हमारे पास ये HCl है, इनकी संख्या है हमारे पास 50, और इनको हम जल के अंदर घोलते हैं, तो हमें यदि 50 के 50 यदि H+ मिलते हैं तो वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। जैसे कोई भी अम्ल है उसको जल में घोलते हैं तो पूर्ण रूप से वो घुल जाता है या पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, या अधिक मात्रा में क्या देता है बच्चों, H+ देता है, उसको तो बोलेंगे प्रबल अम्ल। अब देखो प्रबल क्षार क्या होता है, यानी जिस प्रकार अम्ल किसको कहा, जो अधिक मात्रा में H+ देते हैं जल में घुलकर, और उसी प्रकार क्षार किसको कहते हैं, जो अधिक मात्रा में क्या दे बच्चों, OH- दे, जल में घुलकर OH- दे, अधिक मात्रा में घुल जाए, तो उनको क्या बोलेंगे बच्चों, प्रबल क्षार बोलेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों दुर्बल क्षार क्या होता है। दुर्बल क्षार किसको कहते हैं कि कम मात्रा में H+ दे, उसको तो बोलेंगे दुर्बल अम्ल, और दुर्बल क्षार किसको बोलेंगे, कम मात्रा में क्या दे बच्चों, OH- दे, और किस में दे, जल के अंदर। जैसे हमने क्या लिया, 50 HCl लिए और जल के अंदर घुलकर बच्चों 20 हमें क्या प्राप्त हुए, H+ प्राप्त हुए, तो वो कौन सा अम्ल कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो ये था प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। उसके बाद में हम बच्चों पढ़ते हैं ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना। क्या है लोरी, जैसे बच्चों अरेनियस ने कहा था कि वे पदार्थ जो H+ देते हैं अम्ल, जो OH- देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। लेकिन अब सारे तो पदार्थ नहीं होते, ऐसे नहीं होते जिनमें सभी के अंदर क्या H+ पाया जाए या OH- पाया जाए। तो उसके बाद में ब्रांस्टेड-लोरी ने परिभाषा दी थी अम्ल व क्षार की। उन्होंने क्या कहा था कि अम्ल क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं, मतलब अम्ल क्या करते हैं, प्रोटॉन को दान करते हैं, और क्षार क्या करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन मतलब H+ को क्या करते हैं, दान करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दान करते हैं। और क्षार वो होते हैं जो H+ यानी प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे समीकरण लिखी हुई है, Ha+ में B, हमारे पास क्या बना, A+ में HB। अब देखो बच्चों A के साथ H लगा हुआ है या A के साथ H है, मतलब अम्ल है, प्रोटॉन है। A ने क्या किया बच्चों, ये अपना जो H+ था वो त्याग दिया,
या त्याग दिया, या इसने किसको दे दिया, बी को दे दिया। तो अब अमल जो होगा वो तो कहलाएगा बच्चों सुगमी क्षार, क्योंकि इसमें जो H था, प्रोटॉन था, वो बाहर गया। तो अब यह अमल क्या कैसा व्यवहार करेगा, क्षार जैसा व्यवहार करेगा। इसको क्या मानेंगे, सुगमी क्षार। अब जो बी है ये पहले क्या था, क्षार था, और इसने H+ जो प्रोटॉन ग्रहण कर दिया। अब यह क्या कहलाएगा, सुगमी अम्ल कहलाएगा। तो मतलब बच्चों कि जो पदार्थ प्रोटॉन दान करते हैं उनको क्या करते हैं, क्योंकि HA ने क्या किया, अपना प्रोटॉन दान किया, तो इसको अम्ल कहा, और B ने क्या किया, H ग्रहण किया, तो इसको क्या कहा, क्षार कहा। तो ये थे ब्रांच-टेलोरी के आधार पर अम्ल और क्षार। जैसे हमारे पास एक और समीकरण है, देखते हैं H2O+ में NH3। क्या हुआ, इस H2O ने, जल ने अपना एक H दान कर दिया और क्या बना लिया, OH- बना लिया। अब आपको पता है कि OH- को वैसे ही क्षार कहा जाता है। तो इसने क्या किया, अपना H+ त्याग कर दिया और क्या बनाया, OH- बनाया। अब जो H+ त्याग करते हैं उनको क्या बोलेंगे, अम्ल। और NH3 ने एक H ग्रहण कर लिया, तो NH3 यहाँ पे किसका काम कर रहा है बच्चों, क्षार का काम कर रहा है। तो H2O यहाँ पे अम्ल और NH3 बच्चों क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अब ये अम्ल था, इसने अपना गुण त्याग दिया, H+ ग्रहण कर लिया, ठीक है ना, H+ त्याग दिया। तो अब OH किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह, और इसको कौन सा क्षार बोलेंगे, सुगमी क्षार। और NH3 पहले क्षार था, अब इसने अम्ल वाला गुण ग्रहण कर लिया, तो इसको बच्चों क्या बोलेंगे, सुगमी अम्ल कहेंगे। तो ये थे सुगमी अम्ल व सुगमी क्षार। उसके बाद में हम बच्चों पढ़ते हैं अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना। लुईस के अनुसार बच्चों क्या होता है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उनको तो बोलते हैं अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं उनको बच्चों क्या बोलते हैं, क्षार कहा जाता है। जैसे बच्चों हमारे पास NH3 है और एक है BF3। अब जैसे बच्चों हम देखते हैं NH3, इसका जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो होता है 1s2 2s2 और 2p3। अब देखो किसी भी परमाणु के भारतम कोश में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। अब देखो इसके भारतम कोश में कितने हैं, दूसरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल 2 और 3, कितने हो गए, 5। तो 5 है, इसको कितने की जरूरत और है, 8 पूरे करने के लिए 3 की और जरूरत है, और इसने 3 किससे प्राप्त किए, हाइड्रोजन से प्राप्त कर लिए। तो इसका अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब इसके पास यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, वो यह क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं किसी को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या जिसका अष्टक पूरा न हो। अब हम देखते हैं BF3 के अंदर ब्रोन जो है उसमें क्या होता है, ब्रोन होता है कितने नंबर पे होता है बच्चों, 5 नंबर पे होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने, 1s2 2s2 और 2p1। अब देखो इसके भारतम कोश में कितने हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन 3 है, 2 और 1, 3 हो गए। और इसको कितने चाहिए, 5 चाहिए। इसने 3 तो किससे प्राप्त कर लिए, F से प्राप्त कर लिए, फ्लोरीन से प्राप्त कर लिए। अब कितने हो गए इसके भारतम कोश में, 6 हो गए। कितने और चाहिए इसको, 2 और चाहिए। वो यह किससे प्राप्त करेगा, जिसके पास अधिकतम हो गए, और इसके साथ अधिकतम किसके हैं, नाइट्रोजन के, कितने, 2। तो अब क्या करेगा, यह नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा, और जब इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है तो इस प्रकार तीर का चिन्ह लगाया जाता है, उसको बोलते हैं उपसहसंयोजक, ठीक है ना, उपसहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों BF3 ने यानी ब्रोन ने तो ग्रहण किए किसे, नाइट्रोजन से। तो जो ग्रहण करता है उसको अम्ल, और जो दान करता है उसको क्या बोलेंगे, क्षार कहा जाता है। तो यहाँ पे किसने दान किए, नाइट्रोजन ने। नाइट्रोजन तो क्या कहलाएगा बच्चों, क्षार। और किसने ग्रहण किए, ब्रोन ने। तो ब्रोन यहाँ पे क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो ये समीकरण थी कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उनको अम्ल, और जो दान करते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। उसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों की। अम्ल जो होते हैं बच्चों वो हम पढ़ चुके हैं, नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं।
अम्ल जो होते हैं बच्चों धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे देखो बच्चों अम्ल कौन सा है हमारे पास, H2SO4, धातु कौन सी है, Zn। अब जो लवण है क्या बना, ZnSO4। आपको पता है कि ये वैसे विस्थापन जो विक्रिया है उसका काम कर रहा है, क्योंकि Zn किससे अधिक क्रियाशील है, H2 से, हाइड्रोजन से। तो ZnH2 को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और इसकी जगह खुद बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में H2O। तो हमने क्या पढ़ा कि अम्ल जो होते हैं बच्चों वो धातु क्या है, Zn, इससे क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसलिए बच्चों जो खट्टे फल होते हैं उनको धातुओं के बर्तन में नहीं रखा जाता है। उसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट क्या है हमारे पास, अम्ल जो होते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस में जल बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, धातु ऑक्साइड क्या है हमारे पास, धातु ऑक्साइड कौन सा है बच्चों, जैसे देखो धातु ऑक्साइड कौन सा है हमारे पास, देखो धातु के साथ ऑक्सीजन होना चाहिए, उसी को बोलेंगे धातु ऑक्साइड। जैसे Cu से कॉपर धातु है प्लस में ऑक्सीजन है, तो वो क्या बना बच्चों, धातु ऑक्साइड। HCl 2HCl, उसके बाद में देखो लवण क्या है, CuCl2 प्लस में H2O। तो क्या बना कि अम्ल जो होते हैं वो धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि धातु ऑक्साइड तो धातु होनी चाहिए, जैसे कॉपर धातु है, ऑक्साइड ऑक्सीजन होनी चाहिए, उसके साथ अम्ल क्रिया करके लवण व जल बनाएंगे। उसके बाद में जो धातु ऑक्साइड होते हैं, धातुओं की जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो अधातु होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बच्चों अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं 4 नंबर हमारे पास है, सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं बच्चों, सुचालक होते हैं। सभी अम्ल व जो क्षार होते हैं उनके जलीय विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं, इसलिए वो क्या है, विद्युत की तरह व्यवहार करते हैं। उसके बाद में 5 नंबर बच्चों हमारे पास क्या है, अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और वो आपस में क्या हो जाते हैं, उदासीन, और इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण कहा जाता है। जैसे मान लो HCl प्लस में NaOH क्या बना, NaCl प्लस में H2O। उसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं pH स्केल क्या होता है, एक पैमाना होता है जैसे इसमें दिखाया गया है। वो क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजन आयन H प्लस और OH माइनस की क्या करता है, सांद्रता बताता है कि किस पदार्थ में हाइड्रोजन आयन कितने हैं और किस पदार्थ में OH माइनस कितने हैं। अब जितने कम H प्लस बताएगा उतना पदार्थ क्या होगा, अम्लीय होगा, जितने OH माइनस बताएगा अधिक बताएगा उतना क्षारीय होगा। तो देखते हैं अपने आगे कुछ पदार्थ हैं जिनमें अम्ल व क्षार के गुण होते हैं। जैसे बच्चों अम्लीय पदार्थ कौन से, HCl हमारे अमाशय में पाया जाता है, जठरस, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा, ये क्या पदार्थ, ये कौन से पदार्थ हैं जिनका pH मान कितना होता है बच्चों, 0 से लेके 7 तक होता है, और शुद्ध जल का pH कितना होता है, 7 होता है। क्षारीय पदार्थ यानी 7 से लेके 14 तक, यानी इनकी pH क्या होती है, NaOH, और यानी इनकी pH 7 से लेके 14 तक। कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे NaOH रक्त जिसका pH 7.4 होता है, साबुन का पानी, सोडा युक्त शीतल पेय, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे पदार्थ कौन से होते हैं, क्षारीय होते हैं। उसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट में अम्लता। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे अमाशय के अंदर HCl पाया जाता है। तो HCl के कारण क्या होता है, पेट में कभी कभी अम्ल की मात्रा, इस HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण क्या गैस बन जाती है, जिससे जलन होने लग जाती है। तो इस जलन या HCl के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सेवन करते हैं। ये एक क्या होता है, क्षार होता है। अब अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते तो उदासीन हो जाते हैं, और अम्ल इस जो पेट में HCl इसका प्रभाव ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कम कर देगा, और जिससे हमें क्या मिल जाएगी, अम्लता से शांति मिल जाएगी। उसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं दंत क्षय। क्या होता है बच्चों, मुख की जो pH होती है वो 6.5 होती है। कभी कभी क्या होता है कि दांतों के साथ भोजन लग जाता है, और उस भोजन पर क्या करते हैं, जीवाणु कीटाणु क्रिया करनी शुरू कर देती हैं, जिससे मुख की जो pH होती है 6.5 वो कम होनी शुरू हो जाती है। यदि मुख की pH कम होगी तो हमारे दांतों के ऊपर एक सफेद चमकदार पदार्थ पाया जाता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जिसको इनेमल कहा जाता है। वह इनेमल क्या करेगा, धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा या टूटना शुरू हो जाएगा, यानी दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें भोजन करने के तुरंत बाद हमें क्या करनी चाहिए, दांतों पर हमें टूथपेस्ट करनी चाहिए, यानी जो होती है क्षारीय रूप से होती है ये दंत मंजन, उनको करना चाहिए। ये थी हमारे पास। उसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं कीटों का डंक। अब जो कीट होते हैं बच्चों, तो उन कीटों के डंक में क्या होता है, एक एसिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। ये जो फार्मिक अम्ल होता है बच्चों, ये क्या करता है, जिससे कोई कीट हमें खाता है या डंक मारता है तो ये फार्मिक एसिड उस जगह पर क्या करता है, या तो सूजन कर देगा या हमें दर्द होगा। दर्द होने पर आप क्या करोगे, तुरंत NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को उस जगह पे लगा लेंगे। ये क्या प्रबल क्षारीय होता है, क्षारीय होने के कारण उस अम्ल को क्या करेगा, उदासीन कर देगा, और हमें जलन नहीं होगी। उसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं अम्ल वर्षा। जिससे वर्षा का जल होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, और उसकी pH बच्चों कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन क्या होता है, वातावरण के अंदर धूल मिट्टी कण होते हैं। जैसी वर्षा आती है, बरसात आती है, तो वर्षा का जो pH होता है वो 7 होता है, उससे कम हो जाता है उन धूल के कणों के कारण, प्रदूषकों के कारण। तो जब 7 से कम हो गया, मतलब 5.5 तक हो गया, तो वह जल अब क्या कहलाएगा, अम्लीय जल कहलाएगा, और वर्षा क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। जिस क्षेत्र में यह अम्लीय वर्षा होगी वहां की जो मृदा होगी वहां पर क्या होगी, फसलें खराब हो जाएगी। तो इसको नियंत्रित करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, क्षार होता है, उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में बच्चों हम आगे 5 नंबर है हमारे पास मृदा की pH। मृदा की pH क्या है, अब जो मृदा की जो pH का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है। उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग निर्धारित किया जा सकता है कि इस मृदा की pH क्या है और यहाँ पर किस उर्वरक का प्रयोग करना उचित रहेगा, उसी के आधार पर हम फसलें अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास बच्चों दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक, कौन कौन से यौगिक है। एक तो जैसे NaCl, सबसे पहले हम पढ़ते हैं NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड और साधारण नमक भी कहा जाता है। NaCl होता है बच्चों वो समुद्र से प्राप्त किया जाता है, और समुद्र से प्राप्त किया जाता है। यह क्या होता है, NaCl उदासीन प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका pH क्या होता है, 7 होता है। यह प्रबल अम्ल और प्रबल ही क्षार से बनाया जाता है, इसलिए इसकी pH क्या होती है, 7 होती है। अब जैसे समुद्र से इसको प्राप्त किया जाता है तो इसके अंदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को किसके द्वारा दूर किया जाता है, HCl गैस प्रवाहित करके दूर किया जाता है। तो इस प्रकार हमें NaCl शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। अब इसके गुण कौन से हैं बच्चों, ये आपको पता है कि जो नमक होता है वो श्वेत और ठोस रूप में मिलता है हमें, और उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, यानी 1081 केल्विन होता है। मतलब ये 1081 पे पिघलना शुरू होता है। यह आपको पता है कि नमक जल में घुलनशील होता है, इसलिए यह जल में अत्यधिक विलीय है। उसके बाद में जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। मतलब जल के अंदर यदि NaCl को हम डालते हैं तो यह Na+ और Cl- में टूट जाएगा या आयनित हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों आगे इसके उपयोग देखते हैं क्या है। आपको पता है नमक का उपयोग हम घरों में खाने के रूप में करते हैं। खाद्य परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी पदार्थों को, जो कोई पदार्थ है जिनको हम कीटाणुओं जीवाणुओं से सुरक्षा के लिए
भी इसका प्रयोग करते हैं हिमीकरण मिश्रण बनाने में, किसी पदार्थ को जमाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बच्चों हम पढ़ते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहा जाता है। अब कास्टिक सोडा है किसके द्वारा बनाया जाता है, जैसे देखो इसको NaCl में NaCl जो नमक होता है उसके अंदर जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तब क्या बनता है, ये कास्टिक सोडा बनता है। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई जलीय विलयन है, इसमें नमक का जो विलयन है NaCl घुला हुआ है, तो यहाँ पे दो राड लगी हुई है, इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड। एनोड जो होती है वो प्लस वाली होती है, कैथोड जो होती है बच्चों वो माइनस वाली होती है, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि प्लस के पास तो जाएगा माइनस, मतलब इसके पास क्या जाएगी, क्लोरीन गैस जाएगी, और कैथोड जो माइनस होता है इसके पास कौन सा आवेश वाली जाएगी, प्लस वाली जाएगी। तो इसके पास कौन सी गैस इकट्ठी होगी, हाइड्रोजन। एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि जैसे नमक का जो जलीय विलयन होता है ना बच्चों, उसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब इसके गुण क्या है बच्चों, देखो यह सफेद और चिकना ठोस होता है, इसका गलनांक कितना होता है, 591 केल्विन होता है, और जल में यह शीघ्र विलय होता है। उसके बाद में क्या है बच्चों, 4 नंबर इसका गुण क्या है, यह प्रबल क्षारक है, यानी यह प्रबल क्षार है और जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। किस रूप में, Na+ और OH- में टूट जाता है। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों जल में कैसे टूट जाता है, Na+ और OH- में टूट जाता है। आपको पता है आर्रेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो OH- देते हैं जलीय विलयन में वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। उसके बाद में इसके उपयोग देखो बच्चों किस काम में आता है, साबुन बनाने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद में ये धातुकर्म होते हैं, जो बॉक्साइड होती है लोहे के धातुकर्म, धातु अयस्क में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जैसे पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, वसा तेलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बच्चों पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण। आपको पता है बच्चों कि जो विरंजक चूर्ण है उसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों, सूत्र है CaOCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। जैसे मान लो जो होता है बच्चों बुझा हुआ चूना, यदि हम बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें तो बच्चों क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण बनता है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र है बच्चों CaOH की होल ट्वाइस प्लस में Cl2, क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण। क्या सूत्र होगा, CaOCl2 प्लस में H2O बनेगा। गुण क्या होते हैं बच्चों, विरंजक जो चूर्ण होता है बच्चों पीले रंग का होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है, और क्या होगा, ठोस होगा। उसके बाद में यह ठंडे जल में विलय है, यह जल में क्या होता है, विलय होता है। उसके बाद में यदि विरंजक चूर्ण को वायु में खुला रख देना, छोड़ दे, तो यह कौन सी गैस देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्लोरीन गैस देता है। उसके बाद में इसके और भी कुछ गुण है, जैसे विरंजक चूर्ण होती है तन्नु अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। अब तन्नु अम्ल एक बार देख लो कौन से होते हैं, तन्नु अम्ल व तन्नु क्षार। यानी तन्नु अम्ल किसको कहा जाता है, कोई जलीय विलयन, उसमें जल की मात्रा तो है अधिक और अम्ल की मात्रा है कम, तो उसको बोले तन्नु अम्ल। और इसी प्रकार तन्नु क्षार किसको बोलेंगे, जल की मात्रा अधिक और क्षार की मात्रा कम, तो तन्नु क्षार। एक होता है सांद्र अम्ल और क्षार। सांद्र का अर्थ है बच्चों कि अम्ल और क्षार की मात्रा तो अधिक होगी और जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो हम यदि तन्नु अम्लों के साथ क्रिया करवा दे किसकी, विरंजक चूर्ण की, तो कौन सी गैस मुक्त होगी बच्चों, क्लोरीन गैस। जैसे हमारे पास क्लोरीन, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2 प्लस में अम्ल हमारे पास क्या H2SO4, क्या बना CaSO4 प्लस में H2O, और यह क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो अब यह जो क्लोरीन गैस जो मुक्त हुई है यह क्या करेगी बच्चों, यह
वातावरण का जो जल होगा उसके साथ क्रिया करेगी, क्रिया करके ये क्या बनाएगी 2HCl प्लस में एक ऑक्सीजन बनाएगी, जिसको बोलते हैं बच्चों नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन वैसे ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों डबल बंध के रूप में होती है, यानी द्विपरमाणुक होती है, लेकिन यह तो सिंगल ऑक्सीजन, इसलिए इसको बोलेंगे नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। यह अब क्या करेगी किसी रंगीन पदार्थ से क्रिया करके और उस पदार्थ को क्या बना देगी रंगहीन बना देगी। अब है इसके उपयोग। अब ये क्या करती है वस्त्र उद्योगों में वस्त्रों को रंगने के काम इसमें इसके वस्त्रों को रंगने में इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल के अंदर क्या होते हैं जीवाणु होते हैं, तो रोगाणु या जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग होता है और प्रयोगशाला में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों NaHCO3। इसका सामान्य नाम क्या है बच्चों खाने का सोडा। अब बेकिंग सोडा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग नोट गिनने के लिए बैंकों में उपयोग किया जाता है। और साथ में खाने का सोडा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रेड पकोड़े जो होते हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसको जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसी कारण ब्रेड जो होते हैं वो फूले हुए दिखाई देते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड उनमें से निकलती है तो छिद्र से बन जाते हैं, जैसे ब्रेड पे बने हुए होते हैं। तो अब देखो जब नमक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रवाहित कर दें, नमक के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रवाहित कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इनके अलावा जैसे मान लो यदि सोडियम कार्बोनेट के अंदर यदि हम सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में यदि हम क्या कर दें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। अब ये क्या होता है, इसकी गुण क्या है आपको पता है, ये श्वेत होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय का अर्थ होता है बच्चों कि चमकदार, यानी चमकदार होता है। उसके बाद में यह जल में अल्प विलेय होता है। क्या होता है अल्प विलेय होता है, हमने पीछे पढ़े वो जल में विलेय होते हैं, लेकिन यह क्या होता है जल में अल्प विलेय होता है। उसके बाद में जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है क्षारीय होता है, इसलिए इसका क्षारीय होने के कारण इसका उपयोग कब किया जाता है जब पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाए। इसे गर्म करने पर कौन सी गैस देता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसी कारण तो ब्रेड आदि में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में इसके उपयोग देखो बच्चों, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर का के रूप में उनको फुलाने के लिए, सोडा वाटर में जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, मंद पूत्रोति में अग्निशामक जो यंत्र होते हैं आग बुझाने वाले उनके अंदर भी इसका उपयोग होता है और प्रयोगशाला में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद में बच्चों हम पढ़ते हैं धावन सोडा Na2CO3.10H2O। धावन सोडे का सूत्र क्या है बच्चों Na2CO310H2O। अब सामान्य नाम क्या होता है धावन सोडा है, इसको बोलते हैं धोने का सोडा। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है बच्चों, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट बनता है। और उसके बाद में यदि हम सोडियम कार्बोनेट को, वैसे तो साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके ही इसको बनाएंगे। और जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है, क्रिस्टलीकरण का यहाँ पे अर्थ होता है उसको जल के साथ मिलाया जाता है, तो क्या बनता है हमारे पास धावन सोडा बनता है Na2CO3.10H2O। अब हम क्या करें बच्चों, यदि इस धावन सोडे को गर्म करेंगे तो ये जल के जो अणु हैं उसको त्याग देगा। जल के अणु को बच्चों क्या करेगा त्याग देगा। त्यागने के बाद क्या बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और इसको हम बोलेंगे सोडा एस बोलेंगे, सोडा एस कहेंगे। अब गुण देखो बच्चों क्या है, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में विलेय होता है और जलीय विलयन इसका क्या होता है बच्चों क्षारीय होता है और गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर क्या बनाता है बच्चों सोडा एस बनाता है। उसके बाद में अब देखो इसको Na2CO3.10H2O। तो अब देखो इसमें जब हम
इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो जो जल के अणु वो त्याग देगा, त्याग कर जो बनाएगा वो सोडा एस बनाएगा। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं धुलाई व इसके उपयोग क्या है, धुलाई व सफाई में, क्योंकि ये धोने का सोडा इसलिए इसको धुलाई के अंदर तो उपयोग में लेंगे। कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, ब्रोक्स के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कागज, पेंट व वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बच्चों पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, क्योंकि फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसके अंदर इसको सबसे पहले जिप्सम को गर्म करके तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। इसको सामान्य पीओपी भी कहा जाता है और इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O होता है इसका। अब देखो इसको सबसे पहले क्या है, जिप्सम को गर्म करके 2CaSO4.2H2O और कितने डिग्री केल्विन पर, 373 डिग्री केल्विन पर जब हम जिप्सम को क्या करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2CaSO4.12H2O प्लस में 3H2O प्राप्त होता है। तो ये था जिप्सम। जिप्सम के अंदर यहाँ पे जल के अणु कितने होते हैं, 2 होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ जल के अणु होते हैं। तो इसके गुण क्या है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपने देखा ही होगा, श्वेत होता है और ठोस व चिकना होता है, और जल में मिलाने पर, इसमें जल मिलाने पर यह क्या होता है, जमकर कठोर हो जाता है, यानी वापिस क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। जैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को ठंडा करते हैं तो वापिस किसका रूप धारण कर लेता है, यह जिप्सम का रूप धारण कर लेता है। अब इसके उपयोग क्या है बच्चों, एक तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियां व सजावटी सामान बनाने में, और अग्निशय पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है, अपने हर बार लगभग इसी से प्रश्न पूछा जाता है, साबुनीकरण क्या है या अपमार्जक क्या होते हैं, मिशेल निर्माण की प्रक्रिया। देखो बच्चों, साबुन जो होता है वो सबसे पुराना अपमार्जक है, और ये साबुन क्या है, दीर्घ श्रृंखला वाली, और दीर्घ श्रृंखला मतलब कार्बन 12 से लेकर 18 वाले वसा अम्ल होते हैं। और वसा अम्ल भी कौन से होते हैं, एक स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक अम्ल के क्या होते हैं, ये सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। ये जो उच्च वसा अम्ल होते हैं बच्चों, इनको क्या करते हैं, क्षारों के साथ बच्चों क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या बनता है बच्चों, साबुन बनता है। क्या बनता है बच्चों, साबुन। और इस प्रक्रिया को, किस वसा अम्लों को क्षारों के साथ गर्म करने को क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं आगे, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है CH2COOR, CHCOOR, CH2COOR, जैसे ये उच्च वसा अम्ल है, इनको हम क्या क्षारों के साथ गर्म करते हैं, तो ये बच्चों क्या होगा, यहाँ से इस प्रकार से टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, और यहाँ से ये टूट जाएगा, यानी इसका उच्च वसा अम्लों का इस प्रकार से अपघटन हो जाएगा, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस प्रकार अपघटन। ये तो क्या करेगा, सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, और जो OH है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब देखो जुड़ के क्या बना, 3RCOONA, और उसके बाद में ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2OH, CHOH, और फिर CH2OH। तो अब क्या हुआ, जब हमने उच्च वसा अम्लों को क्षारों के साथ गर्म किया तो क्या बना बच्चों, साबुन प्लस में ग्लिसरॉल बना। अब क्या होता है, इन दो चीज बन गई, इन दोनों चीजों में हमें क्या चीज प्राप्त करनी है, साबुन को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों इसमें ना नमक का जो जलीय विलयन होता है, कौन सा, NaCl का जलीय विलयन हम इसमें डाल देंगे, तो हमें साबुन अलग प्राप्त हो जाएगा और ग्लिसरॉल अलग प्राप्त हो जाएगा। अब हमने बात की कि सोडियम और पोटेशियम जो क्षार होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने। क्यों, क्योंकि बच्चों ये दो क्षार है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इनसे बने ही साबुन क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। बाकी क्षारों से बने हुए जो साबुन होते हैं वो जल में विलय नहीं होते हैं। और इनसे ही पूछे दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है, तो वो होता है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसके जो साबुन होते हैं वो अधिक मृदु होते हैं
इनका उपयोग किस में किया जाता है? शेविंग की जो ट्यूब आती है उनमें, शैम्पू होते हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब यदि हमें पारदर्शी साबुन बनाने हैं तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हम ग्लिसरीन मिला देंगे तो पारदर्शी साबुन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम बच्चों बात करते हैं अपमार्जक की। अपमार्जक काम में क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो साबुन होते हैं ना बच्चों, वो मीठे जल के अंदर तो अच्छी तरीके से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही कठोर जल आता है तो वो काम नहीं करते हैं या काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि साबुन के अंदर क्या होता है बच्चों, हमने क्या देखा था, देखो साबुन के अंदर होता है Na होता है, सोडियम आयन होता है, और कठोर जल के अंदर अशुद्धियाँ होती है बच्चों, आपको पहले ही पता है, मैग्नीशियम आयन की और कैल्शियम आयन की। जो अशुद्धियाँ होती है वो इस सोडियम आयन को क्या कर देती है? प्रतिस्थापित कर देती है, और इसकी जगह क्या हो जाती है? खुद बैठ जाती है, जिसके कारण ये क्या कर देंगे? दीर्घ श्रृंखला वाले क्या बना लेंगे? आयन बना लेंगे। सोडियम को हटाकर खुद बैठ जाएंगे कौन? मैग्नीशियम और कैल्शियम खुद क्या बने? दीर्घ श्रृंखला वाले आयन बना लेंगे। ये आयन क्या करेंगे? साबुन को जल से क्या करेंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे। जल से क्या करेंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे, जिस कारण जहां पे हम साबुन लगाएंगे, जिस गंदगी पे लगाएंगे तो साबुन अच्छी तरीके से वहां लग नहीं पाएगा, और लग नहीं पाएगा साबुन तो वहां से उस कपड़े की सफाई नहीं होगी। इसके लिए बच्चों क्या होता है कि कठोर जल के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? अपमार्जक का। क्योंकि अपमार्जक जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये कठोर जल और मीठे जल दोनों के अंदर ही अच्छी तरह से काम करते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट होते हैं। तो क्या होता है बच्चों, अब इनको जैसे कठोर जल के अंदर कौन सी अशुद्धियां होती है? कैल्शियम आयन की और मैग्नीशियम आयन की अशुद्धियां होती है, और ये क्या करेगी? जो सोडियम आयन है उनको तो प्रतिस्थापित कर देगी। कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन अपमार्जक के सोडियम आयन को तो प्रतिस्थापित कर देगी, लेकिन यह क्या करेगी? यहाँ पर आयन नहीं बनाएगी, और क्या बनाएगी? सल्फोनेट बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों? सल्फोनेट। और यह सल्फोनेट क्या होता है? जल में विलय होता है, इसलिए यह कठोर जल में आसानी से काम कर सकता है। तो ये था आपका अपमार्जक। अब आगे क्या होता है? अपमार्जक जो क्या होते हैं बच्चों, इस प्रकार से होता है। इसका साबुन का सूत्र होता है C17H35COON है। तो ये इसको जब जलीय अपघटन करते हैं तो इस प्रकार टूट जाता है। C17H35COO माइनस प्लस में सोडियम प्लस Na+ हो गया। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं RCOONA। कैसे इसका जल अपघटन होगा? RCOO माइनस प्लस में Na+। अब इस R जो यहाँ पे दिया है ना बच्चों, इसका अर्थ होता है लंबी श्रृंखला होती है कार्बन की, वो होती है, और इसको बोलते हैं लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, या इसको बोलते हैं पूंछ बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है बच्चों? जिसमें कार्बन में भाग ले और हाइड्रोजन भाग ले, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो देखो साबुन के अंदर कार्बन 17 और H35 भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, और इनके साथ में क्या होता है? ये जो सीरा होता है COO-, इसको बोलते हैं बच्चों ध्रुवीय भाग, या ये जो भाग होता है वो जल में विलय होता है। जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है लंबी पूंछ के समान, वह भाग जल में अविलय होता है या जल विरोधी होता है। अब साबुन बच्चों क्या करती है? जैसे साबुन या अपमार्जक कैसे काम करती है? किसी भी कपड़े पर गंदगी लगी है तो उस गंदगी को कैसे हटाएगी? उस गंदगी को वह क्या करेगी? मिशेल जो होती है, मिशेल बनाकर हटाएगी। मिशेल बनना या क्या होती है मिशेल, देखते हैं। जैसे बच्चों कोई भी गंदगी है, हमें पता है कि इस प्रकार से साबुन के दो सिरे होते हैं। एक लंबी श्रृंखला वाला होता है, उसको बोलते हैं जल विरोधी, क्योंकि यह तो जल में अविलय होता है। उसके बाद में एक सिरा होता है COO- वाला, यह जल में घुलनशील होता है या जल स्नेही होता है। तो क्या करेगा? बहुत सारी संरचना इस प्रकार से बनेगी, जल के ऊपर इस प्रकार की संरचना बनेगी। बाहर का जो भाग होगा, जल के बाहर भाग होगा, वो तो होगा जल स्नेही भाग, यानी इसको बोलेंगे COO-।
और जो अंदर वाला भाग होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। और यह हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या होगा, जल में नहीं घुलेगा, इसलिए इसको जल विरोधी कहा जाएगा। इस प्रकार संरचना बन जाएगी, यानी जल के अंदर तो कौन सा भाग रहेगा, हाइड्रोकार्बन वाला भाग, और जल के बाहर कौन सा भाग रहेगा, जल के बाहर जल विरोधी यानी जल स्नेही भाग, जिसको COO कहा जाता है, वो भाग रहेगा। इस प्रकार की जब संरचना बन जाएगी ना, तो उसी संरचना को बच्चों क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। यानी बहुत सारे, आगे हम चित्र में देखेंगे कि ये देखो बच्चों, जल के अंदर जब बहुत सारे इस प्रकार की संरचना बना ले, इसका हाइड्रोकार्बन वाला सिरा तो क्या रहे, अंदर की तरफ रहे, और बाहर COO वाला सिरा बाहर की तरफ रहे, तो इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं, मिशेल कहा जाता है। आप समझ गए हो ना कि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा तो कहाँ रहे, जल के अंदर, और हाइड्रोकार्बन के अलावा जो COO है वो सिरा कहाँ रहे, बाहर की तरफ रहे। तो ऐसी संरचना बने तो उसको बोलते हैं मिशेल। अब काम क्या करती है, गंदगी कैसे साफ होती है बच्चों, देखो जो गंदगी होती है जैसे कपड़े पे लगी हुई चिकनाई युक्त, जैसे तेल युक्त, वो जल के अंदर तो अविलेय होती है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होती है बच्चों, विलेय होती है। जैसे ये गंदगी है यहाँ पे लगी हुई है, ये जल के अंदर तो घुलेगी नहीं, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है, साबुन का हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है, जिसको जल विरोधी कहा जाता है, उसके अंदर घुल जाएगी, क्योंकि वो तो अंदर वाला भाग होता है ना, हाइड्रोकार्बन वाला भाग अंदर की ओर होता है, और अंदर की ओर गंदगी लगी होती है, तो यह हाइड्रोकार्बन में तो गंदगी घुल जाएगी, घुल कर क्या करेगी, इसको हाइड्रोकार्बन इस प्रकार बाहर निकाल देगा। अब वापिस नहीं आ पाएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर तो जल स्नेही भाग है ना, जल के अंदर मिला हुआ भाग कौन सा है, ये जल स्नेही वाला भाग है, COO वाला भाग है। अब वापिस ये अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस जल स्नेही भाग में कौन नहीं घुल सकती, ये गंदगी घुल नहीं सकती, इसलिए हम जैसे कपड़े को हिलाएंगे या रगड़ेंगे तो गंदगी वो बाहर निकल जाएगी। तो ये थी बच्चों मिशेल और मिशेल की क्रिया। एक बार फिर से मिशेल क्या होती है, जैसे मान लो बच्चों जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है वो तो अंदर की तरफ होता है, जिसको पूंछ बोलते हैं, तो हाइड्रोकार्बन की पूंछ तो जल के अंदर होती है, और जल के बाहर कौन सा सिरा होता है, COO वाला सिरा होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को मिशेल कहा जाता है। और कोई भी गंदगी होती है वो हाइड्रोकार्बन के बीच वाले भाग में आ जाती है, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर तो वो घुलनशील होती है, लेकिन जल में घुलती नहीं है, इसलिए हाइड्रोकार्बन उसको बाहर निकाल देगा। अब बाहर, जल के बाहर क्या चीज है, जल स्नेही वाला भाग है, तो जल स्नेही भाग है, और जल विरोधी कौन होती है, गंदगी, तो इस प्रकार वह गंदगी कपड़ों से बाहर हो जाती है। तो बच्चों ये थी आपकी मिशेल, और आज का लेसन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।